Hello, once again, I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 क्या है हमारा? बेसिकली करिकुलम के ऊपर है, करिकुलम इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी तक हम सब टॉपिक नंबर 1 से लेके और सब टॉपिक नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये 5th वाला सब टॉपिक कवर किया था, स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। 6th वाला ऑलरेडी 4th वाले के साथ में हमने कर लिया था। ठीक है, 4 और 6 एक साथ हो गया था, लास्ट लेक्चर में 5th किया था। आज हम सब टॉपिक नंबर 7 पढ़ेंगे, जो है कंटेंट वर्सेस पैडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें दो टर्म है हमारे, कंटेंट वर्सेस पैडागोजिकल एनालिसिस। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो कंटेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि सिस्टमैटिकली एग्जामिनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन अ टॉपिक, सिलेबस और टेक्स्ट बुक इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सब पार्ट्स लाइक यूनिट्स, सब यूनिट्स एंड मेजर और माइनर कंसेप्ट्स। तो हमारा इसका मीनिंग होता है कंटेंट एनालिसिस का कि कोई भी जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है, सिलेबस है, ये टेक्स्ट बुक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, तोड़ देना, मेजर और माइनर कंसेप्ट्स में, यूनिट सब यूनिट्स में उसे तोड़ देना। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, जस्ट लाइक ब्रेकिंग डाउन अ पिज्जा इनटू स्लाइसेस टू ईट इजीली, कंटेंट एनालिसिस ब्रेक्स अ बिग चैप्टर लाइक अलजेब्रा इनटू स्मॉलर टॉपिक्स लाइक वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमने एनालॉजी ली है पिज्जा की तरह। ठीक है, देखिए जैसे एक पिज्जा होता है, पिज्जा एक पूरा बड़ा होता है, गोल होता है, फिर उसे काट दिया जाता है छोटे छोटे स्लाइसेस में, तभी तो हम उसे इजीली खा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा जो है ये तो एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, अम्ब्रेला टर्म अर्थात इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हमने मोटा मोटा एक नाम दे दिया है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को समझने के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ देना पड़ेगा। तो जो पहला टुकड़ा है वो क्या है? वेरिएबल है, इक्वेशन है, फंक्शन है, ये सारी चीजें हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे ताकि अलजेब्रा हम अच्छे से पढ़ सकें। तो इस तरह जो तोड़ते हैं हम, उसका गोल क्या होता है, मकसद क्या होता है? मेक द कंटेंट मैनेजेबल फॉर द टीचर एंड एडिबल फॉर द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो तोड़ा जाता है कोई भी सब्जेक्ट को, टेक्स्ट बुक को, टॉपिक को, उससे टीचर को पढ़ाने में सुविधा होती है, मैनेजेबल होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए चीजें बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। एक साथ वो बहुत चीजें पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, यही होता है इसका मतलब। अब प्रश्न ये आना चाहिए कि भाई ये कंटेंट एनालिसिस करता कौन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है ये? तो कंटेंट एनालिसिस जो होता है ना, ये हम करिकुलम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, करिकुलम। तो करिकुलम जो डिजाइन करते हैं, जो एजुकेशन साइंटिस्ट होते हैं, वो करते हैं कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, कि कैसे कंटेंट को तोड़ा जाए टेक्स्ट बुक के लिए। उसके अलावा क्लासरूम में जो होते हैं ना, टीचर्स भी करते हैं। ठीक है, कि कोई भी एक सब टॉपिक है उसको और कितना तोड़ा जाए ताकि हम बच्चों को इजीली पढ़ा सकें। तो इस तरह से कंटेंट एनालिसिस होता है करिकुलम डिजाइन करते वक्त भी, और क्लासरूम में टीचर भी करता है ये चीज। ठीक है, तो अब इसके की फीचर्स या कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि कंटेंट एनालाइज किया जा रहा है तो क्या, कैसे किया जा रहा है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेथड क्या होता है कंटेंट एनालाइज करने का, हाउ वी डू इट। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट यू चूज एग्जैक्टली व्हाट मटेरियल यू वांट टू एनालाइज, specific math textbook, then you create categories to look for such as separating algebra from geometry or easy concepts from difficult ones। तो देखो शुरुआत इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होती है। सबसे पहले क्या होता है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने एक मैथ की टेक्स्ट बुक ले ली। ठीक है, एक सबसे पहले मोटी टेक्स्ट बुक उठाई आपने, फिर टेक्स्ट बुक उठाने के बाद आप उसमें क्या करते हो, कैटेगरीज को बनाते हो कि मैथ की टेक्स्ट बुक में क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। कि भाई उसमें एलजेब्रा होगा, ठीक है, उसमें क्लास के हिसाब से जो भी टॉपिक होगा, एलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगा, फिर कुछ इजी कंसेप्ट होंगे, कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट होंगे। तो उसको किस तरीके से हमें अरेंज करना है, क्या उसका क्रम होना चाहिए। तो इसी तरह से फाइनली यू सिस्टमेटिकली कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट व्हाट इट मीन्स। तो आप यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि मैथ टेक्स्ट बुक में से आपने कुछ चीजें उठाई, डिफिकल्ट, इजी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सेपरेट किया, और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब आपको कंटेंट एनालिसिस और आगे करना है। ठीक है, ये पहला हो गया इसका कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है इसमें कि भाई कंटेंट एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो उसका पर्पस क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसका उद्देश्य है द मेन गोल इज टू फाइंड पैटर्न्स और गैप्स इन द स्टडी मटेरियल। गोइंग बैक टू दी, चलिए पहले ये लाइन समझते हैं कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है कि जो कोई भी एजुकेशन सिस्टम है, टेक्स्ट बुक है, क्लास है, स्कूल है, उसके पर्टिकुलर सिलेबस में कुछ भी गैप है, कोई ऐसी चीज है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं या उनकी उम्र के हिसाब से ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उस गैप को फिल करने के लिए कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे एक और एनालॉजी हम देख लेते हैं समझने के लिए। एनालॉजी क्या है कि इट इज लाइक चेकिंग इफ यू हैव टू मेनी विंटर कोट्स बट नॉट इनफ समर शर्ट्स। मान लीजिए आपने अपनी अलमारी खोली, ठीक है, क्लोजेट जिसे हम बोलते हैं, तो अलमारी में आप देखते हैं कि बहुत सारे ना विंटर्स के तो कोट है मेरे पास,
बट समर के मेरे पास, समर जो है गर्मी आएगी उसके लिए इनफ मेरे पास शर्ट्स नहीं है। तो क्या होगा, अब गर्मी में पहनने के लिए आप कुछ होगा ही नहीं आपके पास, सर्दी के कोट तो आप पहनोगे नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से एजुकेशन में इसका क्या रोल है, इट इंश्योर्स द टेक्स्ट बुक इज नॉट मिसिंग एनीथिंग एंड परफेक्टली मैचेस द रिक्वायर्ड लर्निंग स्टैंडर्ड। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे पास विंटर की तो कोट्स हैं बट समर की शर्ट्स नहीं है, तो टेक्स्ट बुक में भी क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, क्या मिसिंग है क्या होनी चाहिए, किसकी जरूरत है मार्केट में, वो चीज पर्पस में आ जाती है। कंटेंट एनालिसिस का पर्पस होता है ये। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है इसकी, कंटेंट एनालिसिस जो होता है उसको एप्लीकेशन में हम कैसे देखेंगे कि हाउ वी यूज द रिजल्ट्स, जो भी हमने अभी तक एनालाइज की चीजें टेक्स्ट बुक में मॉडिफाई किया वो कैसे हम यूज करते हैं। वंस यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज और इजंट इन द टेक्स्ट बुक, एक बार आपको जब पता चल जाता है कि टेक्स्ट बुक में क्या चीज है और क्या नहीं है, तो उसके बाद यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू राइट अ बेटर सिलेबस यानी करिकुलम डेवलपमेंट, क्रिएट फेयर एग्जाम क्वेश्चंस, असेसमेंट डिजाइन और हेल्प ट्रेन टीचर्स ऑन हाउ टू हैंडल द मटेरियल। तो एक बार जब आपको पता चल गया पहले दो स्टेप्स सारी चीजें, तो ये किस चीज में आपको हेल्प करता है कंटेंट एनालिसिस। पहली चीज, आप बेटर करिकुलम डेवलप कर सकते हो। ठीक है, नया करिकुलम बना सकते हो बच्चों के लिए कि अब ऐसे पढ़ाया जाए, ये पढ़ाया जाए। बेटर एग्जाम क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा सकते हैं बच्चों के लिए, असेसमेंट जिसे हम कहते हैं। और उसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है बेटर तरीके से कि भाई ये नया करिकुलम है और इसे आपको इस तरह से हैंडल करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक ये मैंने आपकी सुविधा के लिए एक वो बना दिया है इन्फोग्राफिक, इसमें वही चीज लिखी है जो मैंने ऊपर पढ़ाई। सबसे पहले आप मैथडोलॉजी देखते हो कि मान लीजिए मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, कैटेगराइज किया आपने चीजों को, इजी डिफिकल्ट सारी चीजें। फिर उसके बाद इस चीज का पर्पस क्या होता है कि आप टेक्स्ट बुक मटेरियल में गैप्स को आइडेंटिफाई करो, बैलेंस करो, कुछ चीज ज्यादा है कुछ कम है उसको बैलेंस करो, जैसे विंटर और समर का जो कपड़े थे उनका एग्जाम्पल दिया मैंने। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि बेटर सिलेबस बन सके, बेटर एग्जाम क्वेश्चंस बन सके और टीचर्स को ट्रेन किया जा सके। तो ये हमारा हो गया कंटेंट एनालिसिस। अब हमारे टॉपिक का जो दूसरा नाम था वो क्या था, कंटेंट हो गया। अब पैडागोजिकल एनालिसिस हम देख लेते हैं कि पैडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस, सो पैडागोजी शब्द आपने बार बार पढ़ा होगा, पिछले यूनिट में भी मैंने बताया था कि पैडागोजी मतलब कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये पढ़ाने का एक विज्ञान है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं पढ़ाने के, कैसे पढ़ाया जाए, ग्रामर होती है पढ़ाने की। सो पैडागोजिकल एनालिसिस क्या होगा, पैडागोजी हमने देख लिया। सो पैडागोजिकल एनालिसिस इज द एडवांस्ड प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द कंटेंट। ठीक है, तो हमने जो ऊपर अभी कंटेंट एनालिसिस किया ना पूरा ये सारी चीजों का, इसको और एडवांस लेवल पे अगर हम लेके जाएं तो वो पैडागोजिकल एनालिसिस कहलाता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ टीचिंग टू अचीव बेटर इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं उसके ऊपर ये बेस्ड होता है और उससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि बेटर इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स आ सकें। इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स मतलब ये होता है कि ये सब हमने डिजाइन कर लिया, करिकुलम बना लिया, तो बच्चों को कैसे बेटर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल आउटकम क्या होंगे, कैसे पढ़ाया जाए, उसी को बस पैडागोजिकल एनालिसिस बोलते हैं, कंटेंट एनालिसिस का एडवांस वर्जन। उदाहरण, एग्जाम्पल, if content analysis is deciding what to cook, chopping ingredients, pedagogical analysis is planning how to cook। ठीक है, कि अगर जो हमारा कंटेंट को हमने एनालाइज किया, अगर उसको हम माने कि वो है कि हमें क्या बनाना है, ठीक है, तो हम इंग्रेडिएंट्स को चॉप करेंगे। ठीक है, हमें पालक पनीर बनाना है तो पालक चाहिए, पनीर चाहिए। ठीक है, व्हाट टू कुक। ठीक है, तो पैडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, हाउ टू कुक, कि हमारे पास अब इंग्रेडिएंट्स तो है, पालक भी है पनीर भी है, बट कैसे बनाएंगे हम उसको, किस बर्तन में बनाएंगे, क्या मसाले डालेंगे, तो ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, पैडागोजिकल और कंटेंट एनालिसिस के बीच में। तो अब इसके भी कुछ फीचर्स होंगे क्योंकि कंटेंट एनालिसिस का एडवांस फॉर्म है पैडागोजिकल एनालिसिस। तो इसके क्या फीचर्स होंगे, क्या स्टेप्स होते हैं, तो इसमें बेसिकली देखिए चार स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं इसमें। ठीक है, तीसरा क्या होता है, मेथड्स होते हैं, और चौथा क्या होता है, इवेल्युएशन होता है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, हम एक एक करके देख लेते हैं इन्हें। और मेरा आपसे आग्रह है कि जो पिछला हम हमारा लेक्चर था, जो टॉपिक सब टॉपिक 5 था, स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, उसमें भी एक राल्फ टाइलर का मॉडल हमने देखा था। इसमें भी इसी तरह का एक साइकिल था जिसमें है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव था, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट था, लर्निंग एक्सपीरियंस था और इवेल्युएशन था। तो आप प्लीज इससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो और ये काइंड ऑफ सिमिलर ही है। ठीक है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये राल्फ वाले मॉडल में और ये जो पैडागोजिकल एनालिसिस का ही मॉडल है, ऑलमोस्ट सेम है ये। बस क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में, उसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा मोड़ तोड़ के लिखना है। तो आप इन दोनों को साइड बाय साइड रख के पढ़िएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, तो हम आ जाते हैं पैडागोजिकल एनालिसिस में। ये चार हमारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज करके एनालाइज करते हैं चीजें क्या है, अब देख लेते हैं। सबसे पहला कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस क्या होता है हमने जस्ट ऊपर देख लिया अभी। ठीक है, ऊपर जो हमने देखा था ना, ये सबसे पहला वाला कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, पिज्जा का स्लाइस ले लिया हमने, ठीक है, उसको तोड़ दिया वेरिएबल में, इक्वेशन में, फंक्शन में। तो इसका ये पहला ही स्टेप होता है।
क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि पैडागोजिकल एनालिसिस जो होता है वो एडवांस वर्जन होता है कंटेंट एनालिसिस का। तो कंटेंट एनालिसिस का एडवांस वर्जन हो रहा है तो मतलब कंटेंट एनालिसिस तो होगा ना एटलीस्ट उसमें। तो देखो सबसे पहले वही दिया हुआ है कंटेंट एनालिसिस। तो इसमें क्या करना है ये हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्योंकि एडवांस है तो अब इसमें ये देखो तीन चीजें और एडवांस डाल दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तीन चीजें और एडवांस मोड में डाल दी हैं। तो क्या है ये तीनों? सेकंड है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, सेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन स्पेसिफिक बिहेवियरल टर्म्स व्हाट एग्जैक्ट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन स्टूडेंट्स। कि हमने जो कंटेंट को एनालाइज तो कर लिया पर अब उसको क्लास में पढ़ाया जाएगा किस तरीके से, तो उससे बच्चों में क्या बिहेवियरल चेंज आएगा, बच्चों में क्या सटीक बदलाव अपेक्षित हैं ये चेंज करने के बाद। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड क्या होता है इसमें पैडागोजिकल एनालिसिस में कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, कि भाई अब बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, चूजिंग द राइट टेक्निक्स, लर्निंग एक्टिविटीज, एड्स, इक्विपमेंट। कि भाई बच्चों के लिए हमने कंटेंट बना दिया, बच्चे क्या सीखेंगे वो हमने निर्धारित कर लिया, पर अब कैसे सीखेंगे, क्या टूल्स इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाए, बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाए या प्लेग्राउंड में ले जाया जाए। ठीक है, क्या क्लास में इक्विपमेंट्स यूज हो। तो ये थर्ड पॉइंट में हो गया हमारा। अब जब सारी चीजें हमने कर ली, कंटेंट बना लिया, ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर लिए, टीचर्स के मेथड डिसाइड हो गए, तो अब हमें पता करना पड़ेगा ना कि इतनी मेहनत हमारी बेकार गई है या सही दिशा में है। तो अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस, मूल्यांकन उपकरणों का चयन। ठीक है, इसमें यही होता है डिसाइडिंग हाउ टू टेस्ट द स्टूडेंट्स थ्रू ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बच्चों को क्लास में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ओरल, रिटन, उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये सारा हमारा जो प्रोसेस है करिकुलम का, ये सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। बस इतना सा है पैडागोजिकल एनालिसिस। तो एग्जाम में आपके काफी बार पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप बताइए, पैडागोजिकल एनालिसिस और दूसरा हमारा कंटेंट एनालिसिस। तो एक बार हम ये इन्फोग्राफिक देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एनालिसिस एंड पैडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस, केंद्र, दोनों का क्या केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस है, ठीक है, उसका क्या फोकस होता है, इट फोकसेस ऑन व्हाट टू टीच सब्जेक्ट मैटर। कंटेंट एनालिसिस ये बताता है कि हमें क्या पढ़ाना है, और वहीं पे जो पैडागोजिकल एनालिसिस है ये क्या बताता है, हाउ टू टीच, कि कोई भी चीज कैसे पढ़ाई जाए, यहाँ क्या पढ़ाया जाए, यहाँ कैसे पढ़ाया जाए। सेकंड पॉइंट, स्कोप क्या है, दायरा क्या है इन दोनों का। जो कंटेंट एनालिसिस है इट इज सिंपलर नैरोअर प्रोसेस ऑफ जस्ट ब्रेकिंग डाउन द सिलेबस। तो ये बहुत ही छोटा सा नैरो, ठीक है, संकीर्ण जिसे बोलते हैं, प्रोसेस है जिसमें कुछ नहीं, बस सिलेबस को तोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, बट वहीं पे इसका क्या दायरा होता है पैडागोजिकल एनालिसिस का, कि ये बहुत ही चौड़ा, ब्रॉड और एडवांस लेवल है। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस का भी एडवांस फॉर्म है ये, इसमें और भी चीजें होती हैं। ठीक है, हमने देखा क्या देखा था हमने यहाँ पे, और भी चीजें क्या थी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन था, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड था, इवैल्यूएशन डिवाइसेस, ये सारी चीजें थी यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या पॉइंट है, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट में कंटेंट एनालिसिस के क्या कंपोनेंट्स हैं, इट ओनली डील्स विद यूनिट्स, सब यूनिट्स एंड कंसेप्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ यूनिट, सब यूनिट, कंसेप्ट की बात करता है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने पिछले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया, इसमें ऑब्जेक्टिव है, मेथड है, इवैल्यूएशन है, लास्ट में आउटकम। तो आउटकम क्या होता है कंटेंट एनालिसिस का, गिव्स अ स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, कि भाई हमारे पास एक टॉपिक की लिस्ट आ जाती है कि हमने एक पर्टिकुलर इक्वेशंस को या ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ दिया और ये हमारे पास लिस्ट आ गई। ठीक है, अब उसके बाद पैडागोजिकल एनालिसिस का क्या परिणाम होता है, इट गिव्स अ कंप्लीट एक्शनेबल टीचिंग प्लान। ये पूरा एक प्लान तैयार करके देता है कि बच्चे को क्या कंटेंट कैसे पढ़ाया जाए, क्लास में क्या मेथड्स यूज हो, कैसे टेस्ट लिया जाए, सब बता देता है। तो अब इन दोनों का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, किस किस चीज का, जो हमने कंटेंट पढ़ा ऊपर, ठीक है, कंटेंट जो हम एनालाइज किया कंटेंट का, और पैडागोजिकल एनालिसिस का। ठीक है, पैडागोजिकल एनालिसिस का क्या इनका एप्लीकेशन है। तो टीचर के लिए क्या एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स डिलीवर लेसन्स स्मूथली एंड अचीव सेट्स गोल मेथडोलॉजिकली। ठीक है, कि ये भैया टीचर्स को हेल्प करता है कि स्मूथली वो क्लास में गोल बना के बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, डेवलपर, डेवलपर यानी जो एजुकेशन साइंटिस्ट होते हैं, जो करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, जैसे एनसीईआरटी है हमारे देश में, तो वो उसके लिए क्या फायदा होता है इन दोनों मेथड्स का, आइडेंटिफाइज अंडर रिप्रेजेंटेटेड कंसेप्ट्स टू ब्रिज लर्निंग गैप्स। ये आइडेंटिफाई करवाता है डेवलपर को कि क्या गैप्स हैं एजुकेशन सिस्टम में, क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो पढ़ाई जाएं और वो आगे आने वाले टाइम में देश के एजुकेशन सिस्टम को विकसित होने में हेल्प करें। और तीसरा, असेसमेंट में क्या फायदा होता है, मूल्यांकन में क्या फायदा होता है इन दोनों प्रोसेस का, इट इंश्योर टेस्ट मेजर स्टूडेंट्स ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो जितना अच्छा करिकुलम डिजाइन होगा, जितनी बढ़िया चीजें होंगी, तो टेस्ट भी उतने अच्छे निकल के आएंगे, और टेस्ट से एक्चुअल में टेस्ट होगा कि बच्चा जो है हमारा वो किस दिशा में जा रहा है और उसकी कितनी अच्छी पकड़ है कोई भी विषय में। ये एक इसका एक फायदा है। ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन एक बार हम पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था सब। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, कि सिर्फ सब्जेक्ट को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, पैडागोजी क्या थी, हमने बोला था साइंस ऑफ टीचिंग, सिर्फ टीचिंग की साइंस है। तो पैडागोजिकल एनालिसिस क्या होगा,
हमने देखा था कंटेंट एनालिसिस तो आएगा ही इसमें, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 3 और चीजें आ जाएंगी क्योंकि ये एडवांस वर्जन होता है कंटेंट एनालिसिस का, ठीक है। और यहाँ पे भी वही लिखा है, कंटेंट एनालिसिस इज सिंपली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रॉडर पेडागोजिकल साइकिल, कि कंटेंट एनालिसिस पेडागोजिकल जो साइकिल है बड़ी वाली, उसका एक पहला शुरुआती चरण होता है, बस। अब देख लीजिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, एक दो मैं पढ़ देता हूँ। देखिए ये आपका 2016 में आया हुआ है, राइट अ नोट ऑन कंटेंट एनालिसिस, आपको कंटेंट एनालिसिस के ऊपर एक नोट लिखना है। फिर यहाँ पे क्या है देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एनालिसिस एंड पैडागोजिकल एनालिसिस, ये हमने ऊपर इंफोग्राफिक में देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ इन दोनों के बीच में फर्क देख लिया, ये देखना बहुत जरूरी था क्योंकि अगला हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम पैडागोजिकल एनालिसिस करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स का। जैसे अभी तो हमने डेफिनेशन देख ली क्या होता है पैडागोजिकल एनालिसिस, अब हमें कोई बोले कि आप पैडागोजिकल एनालिसिस कीजिएगा इक्वेशंस का, ठीक है, या फिर आप पैडागोजिकल एनालिसिस कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, कोई भी मैथ्स का टॉपिक आपको किसी ने दे दिया, तो उसको कैसे, ये चार जो प्रिंसिपल्स हमने अभी पढ़े, ठीक है, चार प्रिंसिपल्स क्या पढ़े पेडागोजी में हमने, ये कि कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, मेथड, इनके बेसिस पे कैसे आप उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को, इक्वेशन को तोड़ेंगे, तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, पीडीएफ के लिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।